नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं TV30 इंडिया का विशेष कार्यक्रम निरोग मंत्रा और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। दोस्तों, आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, उन्होंने नाक कान गला के चिकित्सा के क्षेत्र में एक विशेष ख्याति प्राप्त की है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रघुकुल विवेक दुबे जी की। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है TV30 इंडिया के कार्यक्रम में निरोग मंत्रा में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम अपने दर्शकों के लिए इस विषय पे बात करें कि नाक कान गले से जुड़ी समस्याओं के विषय में बात करें। उससे पहले हम चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं अपने बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय अपना, कि आपने जो ये चिकित्सा के क्षेत्र में आप आए, ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको और कहाँ से ये सफ़र प्रारंभ हुआ। अब आपके शहर में आपकी घरेलू ज़रूरतों का सारा सामान एक ही छत के नीचे, वो भी 6 से लेकर 40% तक के डिस्काउंट के साथ। जी हाँ, 929 बाजार, आगरा रोड, हाथरस। संपर्क सूत्र हैं 7351191636 929 बाजार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बी प्राइम लैब्स हाथरस। हमारे यहाँ सभी प्रकार की खून की जांच, थायराइड की जांच, विटामिन की जांच, एलर्जी, मल मूत्र आदि की जांच की जाती है। प्रत्येक रविवार को ब्लड शुगर की जांच मुफ्त की जाती है। साथ ही ब्लड टेस्टिंग पर 25% की छूट रहती है। हॉस्पिटल व घर से सैंपल लाने की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध है। हमारा पता है दुकान नंबर 47, लक्ष्मी सिटी सेंटर, निकट बस स्टैंड, सादाबाद गेट, हाथरस। हमारा मोबाइल नंबर 9193383657 एवं 8755338365। मैं स्कूलिंग मेरी प्रतापगढ़ से हुई थी। वहाँ से मैंने इंटर पास किया था और मेरे जो कुलीग थे, उनके जो बड़े भाई थे, वो डॉक्टरी में गए थे, इसलिए मैंने उनसे प्रेरणा लेके मैंने अपने लिए डॉक्टर प्रोफेशन को चुना। मेरा 96 में सिलेक्शन हुआ था MBBS में। उसके बाद 2001 में मैं पास आउट हुआ। उसके बाद तुरंत इमीडिएट मेरा PG में सिलेक्शन हुआ। मैंने मेरठ से LLR से मैंने PG में पास करी। उसके बाद दिल्ली में LNJP हॉस्पिटल से मैंने वो स्पेशलाइजेशन का एक्स्ट्रा कोर्स किया और अगस्त 2005 में मैं यहाँ पे सेटल हुआ और आज मुझे यहाँ पे लगभग 17 साल हो गए काम करते हुए। आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा मरीजों की संख्या है वो किस तरीके के मरीज, क्योंकि नाक कान गला एक ये आपस में तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो पेशेंट आते हैं वो किस तरीके के पेशेंट आते हैं? नाक कान गला में विशेषली सीजन का बहुत बड़ा महत्व है। जो बरसात सीजन में इसमें सबसे ज़्यादा ईयर के मरीज आते हैं, जिसमें कान से डिस्चार्ज होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आफ्टर गर्मी के सीज़न में लोग इसमें वाटर को पार्क में जाते नहाते, उसके कारण इनमें इन्फेक्शन की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण उनका प्रीवियस जो इन्फेक्शन होता है वो फ्लेयर अप हो जाता है, जिसके कारण कान से डिस्चार्ज चालू हो जाता है। सर्दी के सीज़न में बेसिकली नोज़ के मरीज़ ज़्यादा होते हैं और थ्रोट के मरीज़ तो ऑल सीजन होते हैं, उसमें कोई ज़्यादा वेराइटी नहीं होती है, लेकिन ईयर के और नोज़ के मरीज़ बेसिकली स्पेशली सीजन के मरीज़ होते हैं। अगर बात की जाए, जैसे कि अगर कान के मरीजों की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ की आपको, जो मरीज आते हैं वो क्या समस्या बताते हैं? कि उन्हें कान में पेन की बताते हैं या कुछ और दिक्कत बताती है, सुनने में समस्या है, किस तरीके का? सबसे ज़्यादा कान के मरीज में ईयर डिस्चार्ज होता है, यानी कि कान से मवाद आना। कान का मवाद आना पर्दे में सुराख के कारण होता है और ये बेसिकली उनमें ज़्यादा होता है जो इमीडिएट, जैसे गर्मी के सीज़न में वो वाटर पार्क में गए नहाए, उसके कारण उनमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण एक बार जब इन्फेक्शन कान में हो जाता है तो वो सीजनली हर चाहे एक बार सीजन में वो ठीक भी हो जाता है तो अगले सीजन में उसकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। और बच्चों में जो बच्चे फीडिंग करते हैं, उसमें अगर माताएं उनको ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं और लिटा के ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, उसमें ये दिक्कत ज़्यादा होती है। उसमें ये कि स्टेशन ट्यूब जो गले में खुलती है तो उसके सारा इन्फेक्शन कान में ट्रेवल कर जाता है, उसके कारण डिस्चार्ज हो जाता है काफ़ी कुछ। अगर नाक की बात की जाए तो नाक से संबंधित किस तरह के मरीज ज़्यादा आते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ों की सावधानियां बरतनी चाहिए? नाक के मरीजों में सबसे ज़्यादा नेजल डिस्चार्ज के मरीज आते हैं, नेजल ब्लॉकेज के मरीज आते हैं। नेजल ब्लॉकेज कई कारण से हो सकता है। आपकी हड्डी में अगर टेढ़ापन है, नाक की हड्डी में टेढ़ा है और अगर मांस बढ़ रहा है
दूसरा पॉलिप के कारण भी नेजल ब्लॉकेज होता है, जिसके कारण बच्चे को मरीजों को बहुत दिक्कत होता है। इसमें साइनोसाइटिस की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। नेजल डेविएशन या डीएनएस कहा जाता है, ये तो ऑपरेशन से ठीक हो जाता है। मांस भी अगर पॉलिप हो वो भी ऑपरेशन से ठीक हो जाता है, लेकिन एलर्जी के कारण जो डिस्चार्ज होता है वो जल्दी ठीक नहीं होता। उसके लिए आपको लंबे समय तक दवा खानी पड़ती है और प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा बरतना पड़ता है। प्रिकॉशन के तौर पर आप इसमें मास्क का उपयोग अगर ज़्यादा करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता, बशर्ते कि आप दवा खा के उसको मेंटेन रखें, क्योंकि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, ये जो मेडिकल टर्म्स में जो वर्ड्स हैं ये बहुत अपने आप में माने रखते हैं। अच्छा, गले की अगर बात की जाए, गले में किस तरीके के मरीज आपके पास ज़्यादा आते हैं? क्योंकि उसका कोई सीज़न आपने बताया, वो दोनों सीज़नों में गले के मरीज आते हैं, तो वो क्या समस्या लेकर आते हैं? जो सबसे पहली उनकी समस्या होती है प्राइमरी स्टेज पे, किस तरह की समस्या लेकर आते हैं? प्राइमरी स्टेज में तो थ्रोट पेन की समस्या लेके आते हैं। थ्रोट पेन अगर सिंपल हुआ तो वो 3-5 दिन की 7 दिन की एंटीबायोटिक में कवर हो जाता है, लेकिन जब वो क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके कारण टॉन्सिलाइटिस हो जाती है, वो मरीज़ के लिए ज़्यादा दिक्कत होती है। उसमें फिर परमानेंट, अगर साल में 3 एपिसोड टॉन्सिलाइटिस से होते हैं, मोर देन 3 एपिसोड तक तो हम ड्रग ट्रीटमेंट करते हैं। अगर 3 से ज़्यादा एपिसोड टॉन्सिलाइटिस के हो रहे हैं तो हम मरीज़ को सर्जिकली एडवाइस करेंगे। बेसिक चीज़ें, जैसे थ्रोट की समस्या नाक से भी बहुत ज़्यादा संबंधित होती है। जिसको नेजल ब्लॉकेज रहता है वो माउथ ब्रीदर हो जाता है। जो माउथ ब्रीदर हो जाता है उसके गले में इन्फेक्शन की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। इसलिए अगर गले में दिक्कत है तो आदमी को ट्रीटमेंट जरूर कराना चाहिए, या नोट की जांच जरूर करानी चाहिए, कहीं नाक में पॉलिप तो नहीं है, कहीं नाक में मांस तो नहीं बढ़ा, क्योंकि नेजल सिक्रीशन गले में जो जाता है उसके कारण इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा रहती है। क्या खाने पीने से भी इन बीमारियों का कोई संबंध है? जो हम लोग खान पान है जो हमारा आजकल का, क्या उससे भी कोई इन बीमारियों का संबंध है? देखिए, अगर एक्सेसिव कोल्ड अगर आप लेंगे तो आपको थ्रोट की समस्या बनी रहेगी, क्योंकि बॉडी एक लिमिट से ज़्यादा बर्दाश्त, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर ट्रॉपिकल है, टेम्परेट जोन के हम नहीं हैं। हमारी जो वेशभूषा, हमारा जो खान पान है ट्रॉपिकल रीजन के हिसाब से, यानी उष्ण कटिबंध क्षेत्र में हम प्राणी आते हैं। तो उष्ण कटिबंध में यानी कि ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा आपको ठंडा नहीं खाना है। आप ठंडा खाओगे तो आपको थ्रोट इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा रहेगी। दूसरे, आजकल आदमी क्या है, एसी का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है। आदमी 16 डिग्री टेम्परेचर चला कर रजाई ओढ़ के सो जाता है, लेकिन रजाई ओढ़ कर सोएगा लेकिन मुँह बाहर निकाल रहता है, जिससे यार कोल्ड हवा उसके जो गले में जाती है वो उसको बीमारी की सबसे ज़्यादा जड़ होती है। इसलिए आपको उतना एसी चलाना चाहिए, उतना टेम्परेचर, जब आपको एक चद्दर भी ओढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत पड़े उतना एसी आपके टेम्परेचर रहना चाहिए। अगर आपको चद्दर ओढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि आप तो ये समझ लीजिए एसी का टेम्परेचर कमरे का आपका ज़्यादा ठंडा है, वो आपको बीमारी पैदा करेगा। अगर बात की जाए जो पॉल्यूशन है, जो इस समय वातावरण में बहुत पॉल्यूशन फैला हुआ है, उससे कहाँ तक जो क्या कहते हैं इन्फेक्टेड होते हैं गले के, नाक कान के मरीज? अगर पॉल्यूशन की हम बात करें तो पॉल्यूशन का नेजल एलर्जी होती है, और 70% आदमी जिसमें दमा की संभावना होती है उसमें नेजल एलर्जी सबसे ज़्यादा मेन रोल अदा करती है। अगर आपको पॉल्यूशन रहा और आपने नेजल ट्रीटमेंट नहीं कराया तो वो पॉल्यूशन से जो आपको जो दमा बनेगा वो आपको लिए लाइफ लॉन्ग रहेगा, उसके लिए आपको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसलिए पोल्यूशन से बचाव सबसे ज़्यादा बड़ी है। उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि मास्क का उपयोग सबसे ज़्यादा करना चाहिए। जहाँ तक हो धूल के एरिया में बचना चाहिए, आपको धूल में नहीं जाती, और जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उस चीज़ से आपको दूर रहना। जैसे कुछ कुछ को खाने से भी एलर्जी हो जाती है, जैसे चीज़ हुआ, चीज़ से बहुतों को एलर्जी होती है। मशरूम हुआ, मशरूम सबसे ज़्यादा एलर्जी पैदा करने वाला एक फूड मटेरियल है। इसलिए खाने में बड़ा चूजी होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि इन सब चीज़ों से आपको एलर्जी होता है तो उनसे आप बचाव रखिए। बचाव रखेंगे तो आपको दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अगर देखा जाए तो ग्रामीण एरिया में सबसे ज़्यादा इस तरीके के केस निकलते हैं, लेकिन फिर भी गांव के लोग जो है डॉक्टरों से सलाह लेना बहुत कम पसंद करते हैं। वो अपने गांव देहात में अपने देसी उपचारों में लग जाते हैं और बाद में जाकर समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो इस तरीके के मरीजों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, गाँव के लोग थोड़ा सा अपने आप को शारीरिक रूप से मजबूत समझते हैं और इसलिए वो डॉक्टरों के पास जाने पर वो सोचते हैं कि हल्का फुल्का सर्दी जुकाम है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये धीरे धीरे बाद में परमानेंट हो जाता है, क्योंकि अंदर एंटीबॉडी आईजी एंटीबॉडी बनते हैं जो कि एक तरह से एलर्जन एंटीबॉडी है, वो आपके लिए नुकसानदायक करता है। इसलिए अगर जैसे ही स्टार्टिंग में अगर आपको कोई दिक्कत हो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे तो आपको लॉन्ग समय के लिए दिक्कत नहीं होना पड़ेगा। बस यही मेरी गाँव वालों से सलाह है कि अगर छोटी मोटी चीज़ को आप हल्के में ना लीजिए, एक बार डॉक्टर से सलाह ली, वो आपको बता देगा कि आपको एलर्जी कैसे हो रही है और आपको कैसे बचाव करना है। ENT में इस टाइम सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो एडल्टहुड की प्रॉब्लम और
एक तरह से ओल्ड एज की प्रॉब्लम। एडल्टहुड में तो जैसे एलर्जी प्रॉब्लम होती है, ईयर प्रॉब्लम होती है, बेचारे ईयर जिनकी प्रॉब्लम हो जाती है वो एक तरह से मेडिकली अनफिट हो जाते हैं। अगर मेडिकल अनफिट हुआ तो सेना में या पुलिस में भर्ती ख़त्म हो जाती है उनकी। इसलिए उन आदमियों को जिसमें ईयर डिस्चार्ज के संबंध में प्रिकॉशन बढ़ते हैं। ये नहीं कि आपको गर्मी के सीज़न में आपको तालाब में जाकर नहा लें। आप तालाब में नहाएंगे तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आपके ईयर में इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत रहेगी। तो अगर आप और हल्का से भी आपको लगे कि आपको नहाने के बाद आपके कान में ब्लॉकेज आ रहा है या आप कान में भारीपन महसूस हो रहा है, आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप पानी में मत नहाइए, आप नदी में मत नहाइए, आप वाटर पार्क मत जाइए, आप तालाब में मत नहाइए। आप जाइए, ज़रूर जाइए, लेकिन अगर आपको हल्का सा भी महसूस हो कि आपको डिस्चार्ज माने कान में भारीपन है तो आप डॉक्टर से सलाह लिए। क्योंकि अगर आपने 2 या 3 दिन में आपने उसको वेट कर लिया तो वो अगर भारीपन आपसे कान से डिस्चार्ज चालू कर देगा। और एक बार कान से डिस्चार्ज चालू हो जाता है तो बड़ी मुश्किल से दवा से जाता है, और दवा से नहीं जाएगा तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और अगर आप फाइनेंशियल मजबूत नहीं हैं तो आपके पैसे अच्छे खासे लगेंगे। उस कंडीशन में आपके परिवार पर लोड पड़ेगा। इसलिए मैं आपको फिर से एक बार एडवाइस करता हूँ कि कान के मरीज के लिए जो सेना में भर्ती स्पेशली होना चाहते हैं, उनको कान की अगर दिक्कत होती है तो सबसे पहले नहाने से पहले अगर आप कहीं वाटर पार्क में जा रहे हैं नहाने तो इस बात को ध्यान जरूर दीजिए। जो बच्चे छत पे खुले सोते हैं उनको अगर रात में कान में पेन हो रहा है तो आप उनको समझ लीजिए वो कान के अंदर पर्दे में छेद होने की संभावना 50% ज़्यादा है। इसलिए सवेरे उठ के डॉक्टर के पास जाइए, वरना ये ना जो ठंडक का असर होता है वो कान से पर्दों में से मवाद निकाल देता है। अब अंतिम में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बड़े बूढ़े होते हैं, जो ओल्ड एज में जो स्मोकर होते हैं, वो सबसे ज़्यादा बेचारे परेशान रहते हैं। क्योंकि उनमें जो स्मोकर होते हैं और तंबाकू चूहा, उस पर कैंसर की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ये कैंसर जो अगर प्राइमरी स्टेज का कैंसर होता है तो बहुत ठीक होने की संभावना उसमें ज़्यादा रहती है। इसलिए उनको अगर जल्दी खाना खाने में हल्की सी भी दिक्कत हो रही हो और वो स्मोकर हैं तो उनको ज़रूर अपना गले का चेकअप कराना चाहिए। क्योंकि अगर खाना खाने में दिक्कत है और आपने सोचा अरे ये हमारा हल्का सा इन्फेक्शन है और एंटीबायोटिक लेते रहें तो एंटीबायोटिक से उसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि एंटीबायोटिक के साथ अगर वो किसी झोला छाप के डॉक्टर पास जाओ, साथ में पेन किलर जरूर दे देगा। तो पेन किलर के कारण उनको दर्द में आराम मिल जाएगा, वो सोचे बीमारी चलेगी, बीमारी नहीं जाएगी, वो बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और ऐसे अगर 3 महीने कट गए इस दर्द में तो उसके कारण सेकेंडरी जन्म ले लेती है, यानी कि कैंसर अपने स्थान से मूव कर जाता है। और मूव करने के बाद अगर एक बार सेकेंडरी आ जाई तो उसके बाद उनकी लाइफ लगभग 70% कम हो गई। यानी कि अगर उनको ज़िंदा 70 साल रहना है तो 100 में से 70% आदमी 70 साल नहीं जी सकते उनकी लाइफ, क्योंकि सेकेंडरी का मतलब कैंसर अपने स्थान से मूव कर चुका हुआ है। दूसरा तंबाकू चूहा में अगर उनके मुंह में अल्सर बन रहा है, अगर उस अल्सर बन रहा है और नॉन हीलिंग है कि दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तो उनको दवा स्पेशली डॉक्टर से सलाह जरूर लेना चाहिए। क्योंकि नॉन हीलिंग अल्सर बाद में कैंसर को जन्म देता है, मुंह के कैंसर को। उसमें तंबाकू, इवन सुपारी, बीटल, जो कि आजकल हमारे बहुत से अभिनेता भी उसकी सेल कर रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ इस बात को ध्यान दें कि इवन सुपारी भी कहते हैं, सुपारी इसमें तंबाकू नहीं है। मैं बीटल को भी एक तरह से कार्सिनोजन मानता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे मरीज बहुत आए जिन्होंने सिर्फ टोबैको की जगह नहीं खाया था, सिर्फ बीटल चबाई तो उसके बाद भी उनको कैंसर है। और उनकी उम्र मात्र 20 से 25 साल थी। बहुत अर्ली स्टेज में भी इस चीज़ की उनको कैंसर हो गया था। इसलिए मैं उनसे भी सलाह करता हूँ कि आप अगर सुपारी आपका खाने का शौक़ है तो गीली सुपारी खाइए, सूखी सुपारी नहीं खाइए, क्योंकि उसकी नोक होती है वो आपको अल्सर बना देती है। और जो अल्सर होगा वो नॉन हीलिंग अल्सर होगा, जो कि जल्दी बढ़ता नहीं है, फिर बाद में वो कैंसर बन जाता है। और अंतिम में मैं आपसे ये कहूँगा कि ENT के क्षेत्र में कुछ ऐसे नॉर्मल सिस्ट बन जाती है, जैसे माउथ में होते सिस्ट हो रही है कि बार बार छोटे छोटे सिस्ट बन रही है, फूट रही हैं, तो उसके लिए उनको ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। उसको वो कैंसर मान लेते हैं, वो ऐसी चीज़ नहीं होती है। वो एक तरह से हमारी सलाइवरी ग्लैंड की छोटी छोटी वो होती है, बॉल्स होती हैं, वो फूट जाती है इसलिए। और खाने में बहुत चूजी होना चाहिए। मैं फिर इसको माउथ अल्सर में खाने का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि जिसको एलर्जी होती है, अगर किसी को तली हुई चीज़ से एलर्जी हुई और वो अगर उसको खा लेता है तो उससे माउथ अल्सर हो जाते हैं, और माउथ अल्सर के कारण बेचारे को बड़ी दिक्कत हो रही होती है। इसलिए बाज़ार का तला हुआ जब खाएं तो आप ये देख लें कि वो दुकान कैसी है, और जहाँ पे तेल कई बार
उबाला जा चुका उस तेल में तली हुई कचौड़ियाँ ना खाएं। अब हमारे दर्शक जो युवा हैं, जो आप जैसा बनना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए कोई संदेश आपका? उनके लिए संदेश है कि अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उनके लिए प्रोफेशन बहुत अच्छा है, लोगों की सेवा करने के या उनसे जुड़ने के लिए बहुत अच्छा सेवा है। उसके लिए उनको कड़ी मेहनत चाहिए और एक तरह से गोल फिक्स करना चाहिए। जब तक आप गोल फिक्स नहीं करोगे आप सक्सेस नहीं हो सकते आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे दर्शकों के लिए बताई और ये उनके लिए कारगर भी सिद्ध होंगी। अगली बार हम आपके साथ फिर मौजूद होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू। आप देख रहे हैं TV30 इंडिया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अब आपके शहर में आपकी घरेलू जरूरतों का सारा सामान एक ही छत के नीचे, वो भी 6 से लेकर 40% तक के डिस्काउंट के साथ। जी हाँ, 9 to 9 बाजार, आगरा रोड, हाथरस। संपर्क सूत्र हैं 7351191636, 9 to 9 बाजार। बी प्राइम लैब्स हाथरस। हमारे यहाँ सभी प्रकार की खून की जांच, थायराइड की जांच, विटामिन की जांच, एलर्जी, मल मूत्र आदि की जांच की जाती है। प्रत्येक रविवार को ब्लड शुगर की जांच मुफ्त की जाती है। साथ ही ब्लड टेस्टिंग पर 25% की छूट रहती है। हॉस्पिटल व घर से सैंपल लाने की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध है। हमारा पता है दुकान नंबर 47, लक्ष्मी सिटी सेंटर, निकट बस स्टैंड, सादाबाद गेट, हाथरस। हमारा मोबाइल नंबर 9193383657 एवं 8755338365।